जैसे पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ तो खबरें आ रही थी कि इटली में लोग घर के अंदर रहे तो जानवर जो है जंगल से बाहर आ गए और वो शहरों के अंदर आ गए, इतना ज्यादा सन्नाटा हो गया। तो पहली बार उनको लगा कि यार ये तो लोग, पब्लिक कहाँ चले गई, लोग कहाँ चले गए, इंसान कहाँ चले गए। तो मौसम सही रहा, पानी वगैरह सही रहा, जानवरों को ज्यादा बेहतर एक एनवायरनमेंट मिल पाया। टेम्परेरी रहा ये, तो मैं मानता हूँ टेम्परेरी है, लेकिन और क्या, अगर आप पीसीएस का मेंस लिख रहे हैं तो और क्या आप लिखोगे इसके अंदर? आप अगर पीसीएस का मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो क्या लिखोगे ऐसा आंसर? और क्या बेहतर हो सकता है? पेपर आप पढ़ते होगे, कुछ तो क्वेश्चन निकल के आता होगा। क्या पॉसिबल हो सकता है इसके अंदर? चलिए थोड़ा बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? आइडिया है? आपका GS1 का टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। क्या है ये चीज? क्या है? वैश्वीकरण है ना हिंदी में, वैश्वीकरण तो होता है। हाँ हाँ, क्या होता है ये, क्या चीज होती है वैश्वीकरण? क्या होगा? और कोरोना से अगर आप जोड़ें तो वैश्वीकरण को कैसे जोड़ेंगे आप? सर वैश्वीकरण व्यापार होता है क्या? सिर्फ व्यापार नहीं होता है, व्यापार इसका एक हिस्सा है। वैश्वीकरण तो ऐसा है कि अगर मोटा मोटा अगर बताया जाए आपको तो ये है कि एक ऐसा मतलब ऐसा एक सिस्टम जहां पर सभी देश जो हैं उनका बाउंड्री खत्म हो गई हैं और आपस में इंटरेक्शन ज्यादा बढ़ गया है, चाहे वो व्यापार के रूप में हो चाहे कल्चर के रूप में हो। ठीक है, उसे कहते हैं हम ग्लोबलाइजेशन है। अगर इंडिया की बात करते हैं तो 1991 से ज्यादा लिबरलाइजेशन आया। ये आपका टॉपिक है GS1 का, ध्यान रखिएगा। एक लाइन आपको लिखी आएगी, ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन। ये GS1 में आपसे सवाल पूछते हैं। कोरोना ग्लोबलाइजेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। कैसे एग्जाम्पल बेस्ट है? देखिए, ग्लोबलाइजेशन कहता है कि इंटरेक्शन होना चाहिए, बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, हम व्यापार कर सके, इंटरेक्शन कर सके एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब चाइना के एक छोटे से मतलब एक प्रांत वुहान में एक छोटे से जगह पर एक वायरस निकलता है और पूरी दुनिया में जाके फैलता है वो। तो आप ये नहीं कह सकते कि ग्लोबलाइजेशन है इसका। अगर ग्लोबलाइजेशन ना होता तो छोटे छोटे से गांव से निकला हुआ एक वायरस पूरी दुनिया में मतलब ऐसे ऐसे जगह चला गया जहां पर उम्मीद नहीं थी यार वहां की, वहां भी आ सकता है। हमारे देश के गांव में चला गया वायरस, गांव के अंदर चला गया। तो आप अगर कभी ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल आए तो कोरोना सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ये शो करता है कि कितना ज्यादा हम लोग इंटरेक्टिव हैं, कितना ज्यादा हमने इंटरेक्शन किया हुआ है इंसानों ने आपस में। ठीक है प्रीति जी, क्या हाल चाल है आपके? कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया, नमस्ते। कैसे हो नमस्कार। आप? बिल्कुल ठीक है। चलिए, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर एक चीज और भी है। इंसानों ने थोड़ा सा इंटरेक्शन, आप ये देखो ना कि पब्लिक चाहे इंडिया का रहा या कहीं और कंट्री का भी रहा, तो एक दूसरे की हेल्प करने का भी एक पैटर्न देखने को मिला है। कंट्रीज आपस में लोगों ने एक दूसरे की हेल्प की है। ठीक है, अगर हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, मैं आपसे डिस्कस करूंगा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया में वैक्सीन बनती है, 2 कंपनीज वैक्सीन बनाती है और ये बात हो रही है सितंबर अक्टूबर के आसपास के बाद वैक्सीन बनना शुरू होने वाली है। और हिंदुस्तान में लॉकडाउन खत्म हो चुका है। ठीक है, और नॉर्मल लाइफ चल रही है। 16 जनवरी से वैक्सीन लगना शुरू होती है। ठीक है, मोदी जी मतलब इंडिया में तो लगाते हैं लेकिन दुनिया में एक्सपोर्ट भी करते हैं। बहुत सारा एक्सपोर्ट, वैक्सीन का एक्सपोर्ट हुआ। क्या आपको लगता है कि जो एक्सपोर्ट हुआ, बल्कि इनफैक्ट मैं भी कहूंगा कि जो इतना ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ कि इंडिया वालों को भी वैक्सीन नहीं मिल पाई। आज जो सेकंड वेव इंडिया में आई और जो वैक्सीन ना लग पाने के कारण समस्या हो रही है कि अभी तक लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, उसमें एक सबसे बड़ा रीजन जो रहा कि हमारे मोदी जी ने बहुत सारा वैक्सीन लोगों को बाकी कंट्रीज में भेजा। अब मुझे ये बताइए कि इसका आप किस तरह से एनालिसिस करते हो? पॉजिटिव में, नेगेटिव में किस तरह एनालिसिस करते हो आप? किस तरह करते हो? सबसे पहले तो इस चीज को हम प्रूव कैसे करें कि क्योंकि सरकार से तो ये स्टेटमेंट आ रहा है कि देशवासियों के मतलब उनके कॉस्ट पे नहीं दिए बाहर कोई भी वैक्सीन। ठीक है, ये नहीं है कि हमारे घर में हमारे पास नहीं है पर हम सबको बांट रहे हैं। ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी इस पे कोरोना के ऊपर एक जो मैं लाइन बताऊंगा काफी उस पे इंपॉर्टेंट चीज समझने के लिए उसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे। देखिए 2020 से कोरोना का जो आया है तो इसका हर जगह पे, चाहे वो इकोनॉमिक हो, साइकोलॉजिकल हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर हो, हर जगह पे आप कोरोना का इफेक्ट देखोगे आप।
ठीक है, इसलिए 2-4 चीजों के मतलब हम अलग अलग पैरामीटर्स उसको हम एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और कोई कहना चाहेगा? पूजा, सोनू, कुछ और कहना चाहेंगे आप लोग कि जो ये वैक्सीन ऐसा पेपर में रिपोर्टिंग आ रही है कि बाहर ज्यादा गई, इंडिया में नहीं आ पाई, इसके बारे में आप लोग, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा, पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूं मैं पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर सर रहा हूं। पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। हाँ बिल्कुल, बताइए। सर पॉजिटिव ये है कि हम लोग आपस में मिल के रहे हैं, जो हमारी पड़ोसी देश है, जैसे हाँ। बांग्लादेश में 12 लाख वैक्सीन गई थी, हाँ, मोदी जी अपने साथ लेके गए थे। ठीक है। बाकी पॉजिटिव में यही रहेगा सर, अगर रहेगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बढ़ेगा, अगर सबसे मिलजुल के रहेंगे तो। जैसे अभी हमारे यहाँ से वहां से ऑक्सीजन आ रहा है, मक्का मदीना से, सऊदी अरब से, हाँ, हाँ, तो वो लोग भी तो ऑक्सीजन दे रहे हैं ना सर। हाँ। तो उस समय स्थिति ऐसी नहीं थी कि मोदी जी, ऐसा नहीं कि उन्हें लगा होगा कि ऐसी स्थिति फिर से आ जाएगी। हालांकि उन्हें चाहिए था कि इतनी स्थिति जानकारी में रखना कि 1 साल भी नहीं हुआ और बेड सारे हटा दिए, हॉस्पिटल सारे हटा दिए, वैक्सीन बेच दिए, मतलब जो भी हुआ फ्री में दे दिए, बेच दिए। तो इसका तो सर सरकारी जिम्मेदार होती है। इसलिए मैं ये डिस्कस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा एक थिंकिंग क्रिएचर बने हो, आप लोग सोचने का रखो। सिर्फ फैक्ट्स याद करना ही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेंस में ना आपके कई सवाल ऐसे आएंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, आपने कोई नोट्स में नहीं पढ़ा होगा, किसी किताब में नहीं पढ़ा होगा, और उस समय आपकी जो कॉमन सेंस है उससे आपको डील करना पड़ेगा चीजों को लेकर, ठीक है ना। तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे आपको मतलब ऐसे क्वेश्चन डालता रहता हूँ, जैसे कि आप लोग मतलब डिस्कस करो, सोचो उसको लेकर। बाकी लोग क्या कहना चाहेंगे? प्रियंका, पूजा, कुछ और क्या कहना चाहोगे आप लोग? क्योंकि ये 2020 का सवाल आया हुआ है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कोरोना के ऊपर कि पॉजिटिव क्या निकला, लेकिन नेगेटिव सब लोग बोल रहे हैं, पॉजिटिव क्या निकला? ये सवाल मेंस में आया है 2020 के, और ये किसी किताब में नहीं पढ़ा होगा आपने जो, लेकिन ये कहां पर होगा मैं आपको बताता हूँ कहां पर। अब आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी आप लोगों को। कोई भी एक अखबार आप पढ़ना शुरू करो आप लोग, ठीक है। चाहे इंग्लिश में पढ़ सकते हो तो मुझे इंडियन एक्सप्रेस बहुत पसंद है, द हिंदू भी पसंद है, आप इन दोनों में से कोई एक पढ़ लो। हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो दैनिक जागरण, चलो ठीक है, कुछ बहुत बेहतर नहीं है लेकिन पढ़ सकते हो। जनसत्ता बहुत अच्छा है, जनसत्ता इंडियन एक्सप्रेस का ही है, हिंदी का है, तो वो पढ़ सकते हो आप। एक पेपर डालिए, क्योंकि ना बहुत कुछ आपको पेपरों से मिलेगा। आपको सिर्फ देखिए नोट्स, चाहे कोचिंग के हो कोई भी हो, सिर्फ नोट्स ही तक ही अपने को सीमित मत रखिए, थोड़ा सा अपने को थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस में डालने की कोशिश कीजिए। अब जैसे कोरोना में मैं आपको बताऊं क्या बात थी, कनाडा और अमेरिका ने लगभग 15 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया, 15 करोड़ वैक्सीन का, ठीक है। जितनी उनकी पॉपुलेशन है उसका 5 गुना उन्होंने ऑर्डर कर दिया। जितनी मतलब उनकी पॉपुलेशन अगर 2 करोड़ की 3 करोड़ की है तो 15 करोड़ के वैक्सीन लेकर रख लिया। और ये उस समय हुआ जब वैक्सीन बनने जा रही थी, जब मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, ये सितंबर जून जुलाई की बात है। कंपनीज वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही थी और कम से कम 5-6 कंपनीज ऐसी थी जो कि वैक्सीन के ऊपर थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त कर रही थी, चाहे ऑक्सफोर्ड वाले हों, चाहे इंडिया की वो 2-4 रही हों, और भी आपकी अब रशिया वाली भी हैं, रशिया की जो वैक्सीन है स्पुतनिक, वो भी थी। अब जैसे ही इनको खबर लगती थी कि ये कंपनी जो है या ये थोड़ा बहुत सफल हो रहे हैं, थोड़ा फेज 2 या फेज 3 में आ रहे हैं, ये हर कंपनी को ऑर्डर कर देते थे। और ऑर्डर क्या किया, जैसे उनको लगा कि कंपनी बना सकती है, ऑक्सफोर्ड बना सकती है, इन्होंने 15-15 डोजेस के ऑर्डर कर दिए। और ये बहुत हुआ, जितने रिच कंट्रीज रही हैं, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप की कंट्रीज हो, इन्होंने कंपनीज को पैसा एडवांस में देकर सारी वैक्सीन पहले ही अपने पास रख ली। और ये सच ये है, कनाडा के पास 15 करोड़ वैक्सीन पहले चली गई। इतना हो गया कि अगर कंपनी किसी और को देना चाहे तो भी नहीं दे सकती थी ये, ठीक है। और ये बहुत बड़ा मुद्दा उठा था पिछले साल, अगर आप पेपर पढ़ते तो आप कई बार इसको देख पाते कि बार बार उठ रहा था कि अगर ये रईस लोग, ये रिच कंट्रीज अगर ऐसा करेंगे तो गरीबों को वैक्सीन कैसे मिलेगी। ये पॉइंट है। ये तो मुझे नहीं पता कि आप एग्जाम में कैसे आएगा, लेकिन जब मैं ये बात बता रहा हूं तो हो सकता है कि सवाल कुछ पूछा जाए तो आप इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके अपनी लैंग्वेज में आंसर में लिख सको आप लोग, ठीक है। गलती सिर्फ जो इस बात को तथ्यों से भी, तथ्य तो है, तथ्य है, बिल्कुल तथ्य है। नहीं तो कैसा, मतलब मैं यही चीज अपने शब्दों में लिख लूं तो वो काफी रहेगा, या कुछ मुझे नंबर्स भी बताने होंगे, डेटा बताना होगा? अगर नंबर बता सकते हैं, अगर सोर्सेस बता, देखिए अगर जब भी आप अपना आंसर में डेटा लिखो, जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लिखो, अगर आप सोर्स लिख सकते हो तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज मैं अगर अपना मेंस लिखता था, मैं बताऊं आपको, अब जैसे कि ये वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मतलब आया, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, ठीक है। अब उस पे हमें ये बताना है कि पिछले 5 साल के अंदर वुमेन की स्थिति अच्छी हुई है, बुरी हुई, जो भी बताना है, तो ग्राफ से बताया, साथ में नीचे लिख दिया सोर्स, और जो भी रिपोर्ट आई थी वो कर दिया। जैसे मैंने आज एक वीडियो बनाया जिसमें ये बताया गया कि हिंदुस्तान मिलिट्री एक्सपेंडिचर में वर्ल्ड में 3रे नंबर पे आ गया,
ठीक है। अब आपने ये लिखा ये इन्फॉर्मेशन, लेकिन अगर ये लिख दिया कि सिप्री इंटरनेशनल की रिसर्च जो रिपोर्ट आई है 2021 की, उसके अकॉर्डिंग हिंदुस्तान जो है वो तीसरे नंबर पे आया है, तो सोर्स मिल गया ना आपका सिप्री, ठीक है। अगर आप अपना डेटा सोर्स से लिख पाएंगे ना, चाहे वो रिपोर्ट हो, चाहे वो इंटरनेशनल कोई रिपोर्ट आई हो, या सरकार की कोई एजेंसी ने कुछ निकाला हो, या किसी महापुरुष ने कोई बात बोली है कोटेशन के रूप में, कोट्स के रूप में, ठीक है, ये लिखना सीखिए। ये बहुत, और वो भी लिखना नहीं है सिर्फ ब्लैक पेन से लिखना है आपको आंसर में, ब्लैक पेन से, जिससे कि वो हाईलाइटेड हो जाए, जिससे कि एग्जामिनर जो है वो उसको मुश्किल ना हो आंसर देखने में, मतलब वो इंफॉर्मेशन देखने में। क्योंकि कोई भी एग्जामिनर, जो मेरा अनुभव रहा है पीसीएस का, उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो लाइन टू लाइन पढ़ ले आप लोग आपका आंसर। आपको बताना पड़ता है कि आपके आंसर की मेन चीज क्या है। अगर वो मतलब एक कहते हैं ग्लिम्स डाले, खाली देखे नजर डाले, तो आपने वो 4-5 चीजें जो मोटी मोटी जो आप दिखाना चाहते हो कि देखो ये मेरे आंसर में कुछ यूनिकनेस है, देखो मैंने डेटा बताया है, देखो मैंने कोटेशन बताया हुआ है, आपको उसको सजा बजा के थोड़ा सा उभारना पड़ेगा अपने आंसर में, कि अगर पूरे आंसर में कुछ देखे भी ना, तो वो सिर्फ वो 4-5 चीजें देख ले जो दिखाना चाहते हैं, और आपको नंबर मिल जाए। क्योंकि मान के चलिए एग्जामिनर आपका लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ेगा, ये सच है ये, ठीक है। ये सब आपको जब आंसर की प्रैक्टिस कराऊंगा तब मैं बताऊंगा आपको किस तरह से चीजें उभारी जाती हैं अपने आंसर के अंदर, क्या आपको बताना है, क्या छुपाना है, ठीक है। ये सब आपको टेक्निक होती है, करेंगे। चलिए, हाँ, तो मैं सिर्फ एक बात बोल रहा था कि जो सबसे बड़ी दिक्कत है, गलत क्या कहें, जो चूक हुई है हमारे हिंदुस्तान में, वो ये चूक हुई है कि जिस तरह से कनाडा ने, अमेरिका ने अपनी पॉपुलेशन से 5 गुना ज्यादा वैक्सीन को डंप कर लिया, हमारे देश ने उस हिसाब से वैक्सीन के ऑर्डर नहीं दिए कंपनियों को, ठीक है, उस हिसाब से नहीं दिए। मतलब हिंदुस्तान की कंपनियां जो बना रही हैं उनको खुद ही ऑर्डर नहीं दिए, और यही कारण हुआ जब 60 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगना शुरू हुए तो वैक्सीन की कमी हो गई, और अब 18 साल से ऊपर लगना शुरू हो रहे हैं, आप लोग लगवाओगे, मैं भी लगवाऊंगा इसके अंदर, तो वैक्सीन ही नहीं है इसके अंदर। तो ये सब इन्फॉर्मेशन मैं ये नहीं कह रहा कि क्या है सही है गलत, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ कि सोचो, आप हर टॉपिक पे सोचेंगे, क्या पता कौन से क्वेश्चन किस तरह से आ जाए, और हम लोग आंसर को फिर हमें, क्योंकि समझ के चलिए 50-60% ही आपको नोट्स में जो आप पढ़ोगे, चाहे किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ो, वो आपको एग्जामिनेशन में आप यूज कर पाओगे। बाकी का 50-60% जो होता है ना, वो आपको अपने कॉमन सेंस से ही लिखना पड़ेगा, और कॉमन सेंस को डेवलप किया जाता है सुंदर जी। एक सवाल है मेरा, हाँ। कि ये बात कहाँ से हमें पता चल रही है, क्योंकि जो मैंने न्यूज़पेपर जो पढ़ रही हूँ उसमें ये तो कहीं पे भी नहीं आ रहा है कि हमारे पास वैक्सीन की कमी हो, ये तो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं बता रहा है। ये हमें आपको कहाँ से पता चल रहा है? आप कौन सा आप सोर्स पढ़ रहे हैं? अच्छा, मैं टीवी नहीं देखती हूँ, मैं तो बस हिंदू पढ़ती हूँ। हिंदू पढ़ रहे हैं ना। चलिए देखिए, मैं एक चीज बताऊँ आपको, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा जब भी पढ़िएगा, जैसे नॉर्मल अपनी जिंदगी में भी बोल रहा हूँ मैं आपको। देखिए, जो मीडिया है, चाहे पेपर हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ठीक है, 2 तरह के मीडिया होते हैं, एक होता है प्रो और एक होता है एंटी। हर चीज, चाहे कोई गवर्नमेंट हो, चाहे किसी देश की हो, कोई सरकार हो, कुछ भी हो, एक प्रो होगा और एंटी होगा। जैसे लेट सपोज बजट आ गया, जैसे मैं क्या करता था, बजट आया, मान लो मोदी जी ने बजट अपना निकाला, और ये आप लोग समझिएगा इस बात को, ठीक है, इस तरह इस्तेमाल करना है आपको। बजट आया, अब आपको पता है कि कुछ न्यूज़पेपर या कुछ चैनल ऐसे हैं जो प्रो बीजेपी हैं, वो जब कवर करेंगे तो बजट की अच्छी अच्छी बातें कवर करेंगे, आपने नोट कर लिया भाई कि हाँ अच्छी अच्छी बातें हैं। कुछ न्यूज वाले हैं जो एंटी होंगे, ठीक है, आपको उसको भी देखना जरूरी है, क्योंकि आपको उसके अंदर की नुक्ताचीनी पता लगेगी कि यार ये गलतियां कहां पे हो रही है। जब आप दोनों एक्सपेक्ट समझ लोगे, तब आप अपने आंसर को बेहतर लिख पाओगे आप। ये क्यों मैं बोल रहा हूं, देखिए, कभी भी सवाल आपसे पूछा जाएगा ना, तो आपको दोनों एक्सपेक्ट लिखने। अगर आपसे ये पूछा गया कि कुछ मतलब नेगेटिव पूछा गया, आपने नेगेटिव लिखा, लेकिन जब आप कंक्लूजन देंगे अपने आंसर का, लास्ट में जब 2-3 लाइनें लिखते हो, तो आपको कंक्लूजन में पॉजिटिव बातें लिखना जरूरी होती है। वो तभी लिख पाओगे जब आपको दोनों अच्छा बुरा सब पता होगा। आपको सिर्फ एक एंगल से पढ़ाई नहीं करनी होती है, आपको दोनों एंगल, प्लस और माइनस, प्रो और एंटी, दोनों का लेकर चलेंगे, तभी आपके आंसर्स बैलेंस होंगे। नहीं तो आपका झुकाव एक ही तरफ होगा, चाहे एंटी की तरफ चाहे प्रो की तरफ, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर सवाल पूछ लिया जाए कि भारत सरकार की पॉलिसीज में औरतों को उतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेट्स सपोज ऐसे कर देते हैं, ठीक है, तो आपको बस होना चाहिए कि हाँ भाई कि सरकार ने क्या क्या पॉलिसी चलाई और क्या फायदा नहीं हुआ उससे, और कितना एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। लेकिन जब भी नेगेटिव वाले सवाल आएंगे, तो आपको कंक्लूजन के अंदर पॉजिटिव बातें लिखनी पड़ेंगी,
कभी भी सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, आपको ध्यान रखिएगा। वो क्वेश्चन किसी तरह से पूछा जाए, आपको सरकार, क्योंकि आप लोग सरकारी नौकर बनने जा रहे हो, आप सरकार की पॉलिसी के खिलाफ आप उससे इत्तेफाक नहीं रख सकते। कई बार ऐसा होगा कि आप नहीं मानते हो कि जो सरकार कर रही है सही है, लेकिन आपको अपनी हद में रहकर ही क्रिटिसाइज कर सकते हो। आप ये बोलोगे हाँ भाई ये कर सकते थे, लेकिन हाँ अगर ये करते तो ज्यादा बेहतर होता। ठीक है, कभी भी चाहे कोई सरकार कोई भी हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, किसी की हो, आपको एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं आपको बातें करनी है। अगर अपनी बात लिखनी भी है तो थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से एक एंगल देते हुए करना कि हाँ ये करते तो शायद अच्छा। इसको कहते हैं कंक्लूजन, अपने आंसर में कंक्लूजन। और आपका कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके आंसर राइटिंग में। लोग कंक्लूजन नहीं डालते हैं क्योंकि कंक्लूजन से तो पता लगेगा ना कि आप कितने मैच्योर हुए हो किस टॉपिक को समझने के लिए। सर जब वो क्वेश्चन में सर जब वो हाँ। क्वेश्चन में कहता है आलोचना करिए, विवेचना करिए, तो हम निगेटिविटी नहीं लिखेंगे तो पॉजिटिविटी कैसे लिखेंगे? जब क्वेश्चन में लिख देता है कि आलोचना करिए, विवेचना करिए, देखिए तो ध्यान इसका रखिए, मतलब चाहे क्वेश्चन किसी तरह से भी आए, ठीक है, चाहे पॉजिटिव वाला आ रहा हो या नेगेटिव वाला हो, कुछ भी आ रहा हो, मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि आपको 2 या 3 लाइनों का कंक्लूजन लिखना पड़ता है। वो कंक्लूजन आपका अपने पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। और कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपका एज अ ह्यूमन बीइंग या एज अ एडमिनिस्ट्रेटर या जो भी आप समझ लीजिए, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप बता पा रहे हो। और ये बेहतर होता है। जो लोग कंक्लूजन नहीं लिखते हैं वो गलत होता है। कंक्लूजन लिखिए आप, और वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए कि हाँ भाई कुछ भी सरकार कर रही है तो हम आपको ये बोलना कि हाँ अगर हम ये करेंगे तो शायद बेहतर हो सकता है। या लेट्स सपोज अगर ऑक्सीजन वाला आ गया कि हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ठीक है, लोगों को नहीं मिल पा रही है, तो आप कंक्लूजन जब लिखे होंगे तो उसमें बताओगे कि हाँ हम ये रास्ते भी अपना सकते हैं जिसके कारण हम ऑक्सीजन हमें और मिल जाएगी। तो ये सब धीरे धीरे आपको आएगा कि आपको प्रो और एंटी दोनों पॉइंट्स में लिखना पड़ेगा। हर चीज का आप नुक्ताचीनी कीजिए, हर इंफॉर्मेशन को दोनों एंगल से पढ़िए। जब तक आप दोनों एंगल से नहीं पढ़ोगे आप कंप्लीट नहीं हो पाओगे, बैलेंस नहीं हो पाओगे। ठीक है, बस लेकिन जो भी लिखना है एक हद में लिखना है। आपके शब्दों में, आपके लैंग्वेज, आपके टोन जो होता है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो गलत हो, क्योंकि आप सरकारी नौकर बनने जा रहे हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। सरकार कितना भी गलत करे, लेकिन आपको जो भी लिखना है वो तरीके से लिखना है, क्योंकि आपको यू नेवर नो ना कौन बैठा हुआ है आपका एग्जाम कॉपी चेक कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं रोज 2-4 मिनट ऐसी बात, 5-10 मिनट ऐसी बात कर लिया करूंगा, बाकी तो फैक्चुअल जो चीजें हैं पढ़ेंगे हम लोग। हड़प्पा की कहानी पढ़ते हैं। चलिए, कल हमने देखा कि जो इंसान है ईस्ट अफ्रीका से निकलते हैं, ठीक है, कुछ जाते हैं यूरोप, कुछ जाते हैं एशिया। जो एशिया गए हम लोग क्या बोलते हैं उनको, जो एशिया गए उन इंसानों को क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस नहीं, आर्यंस। आर्यंस नहीं, अभी आर्यंस कहाँ है? अभी तो आर्यंस ही नहीं आया ना। बताइए पूजा, कल सबसे पहले देखिए इंसान जब जानवर से इंसान बन रहा है प्रोसेस में, तो सबसे पहले कौन लोग बने? उसे क्या उस प्रजाति को क्या बोलते हैं? होमो हिबिलिस। होमो इरेक्टस। होमो हिबिलिस, ठीक है। फिर आगे जाते हैं, कुछ लोग एशिया जाते हैं, एशिया जो आते हैं उनको बोलते हैं होमो इरेक्टस। और कुछ लोग यूरोप चले जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? होमो हिबिलिस। होमो हिबिलिस नीचे अफ्रीका में था, निएथेंडर्स बोलते हैं, ठीक है। फिर बाद में होमो सेपियंस का ओरिजिन होता है। होमो सेपियंस यानी कि जिनका दिमाग, मतलब होमो सेपियंस का मतलब होता है कि वो इंसान जो समझदार है, ठीक है। ये लोग आते हैं, इनका ओरिजिन होता है, और ये लोग पूरी दुनिया में फिर कब्जा कर लेते हैं, बाकी प्रजाति को हरा देते हैं। इसको ऐसा समझते हैं जैसे आजकल तो हम लोग एक ही होमो सेपियंस है ना, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहा था। हम लोग कई तरह की प्रजाति थी, हम लोग इंसानों में भी कई तरह की प्रजाति थी, होमो सेपियंस भी। तो कुछ अगर होमो इरेक्टस हैं तो कुछ निएथेंडर्स थे, अलग अलग थे। जैसे कि इस तरह समझते हैं कि जैसे कुत्ता कोई है तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एल्सीशियन कुत्ते ही हैं, कमेलियन भी है ना, ठीक है। तो हर तरह की प्रजाति की चीजें हैं। ये बाद में हुआ कि होमो सेपियंस ने बाकी लोगों का, अब ये अभी डिबेट का हिस्सा है कि किस तरह से होमो सेपियंस ने बाकी लोगों को हराया। कल कुछ कहते हैं कि हरा के उनको मार दिया और खुद राज किया, और कुछ कहते हैं कि इंटरमिक्सिंग हुई है, मतलब दोनों के संबंध बने हैं और उनके बच्चे आए हैं। तो इंटरमिक्स, मुझे लगता है कि दोनों चीजें हो सकती हैं, हराया भी है और इंटरमिक्सिंग भी दोनों की हुई है, इंटरब्रीडिंग जिसे कहते हैं हुई है, ठीक है। चलिए, अब इंडिया सबसे पहले कौन जो इंसान बसे वो नर्मदा घाटी में बसे, हमने कल डिस्कस कर लिया है, नर्मदा घाटी से बसे, ठीक है। सबसे पुराना जो चित्र बने हैं वो कहाँ मिले हमें? भीमबेटका में, जो कि है मध्य प्रदेश के अंदर। और भीमबेटका में जो गुफाओं में जो चित्र बने हैं वो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि जो पेंटिंग है वो ऐसा है कि जो इंसान बनाने तो गोल बना दिया और उसके हाथ पैर डंडे खींच के बना दिए। ऐसा नहीं कि पिकासो की तरह पेंटिंग नहीं, एम एफ हुसैन वाली नहीं होगी, वो सिंपल बहुत ही बेसिक वाली है। सबसे पहले जो बने वो
भीमबेटका पेंटिंग सबसे पुरानी पेंटिंग मानी जाती है। और ये कौन से एरा की पेंटिंग है? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग? पेलोलिथिक एरा। पेलियोलिथिक। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, ये याद रखिए जो मैं बातें बता रहा हूँ एग्जाम में आते हैं, प्री में आता है। उसके बाद धीरे धीरे इंसान खेती करता है, और सबसे पहले खेती के जो एविडेंस मिले हैं हमें, मिले हैं कहाँ? मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है। और ये कौन सा एरा है? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, जैसे मेसोलिथिक एरा। ठीक है, इसी एरा में एक और चीज है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है बुर्ज होम, जो कि कश्मीर में है। और वहां पर क्या मिला है? गड्ढा खोद के इंसान वहां रहता है, गर्तवास। गर्तवास मतलब गड्ढा खोद के उसमें इंसान रहता है। ठीक है, गड्ढों में रहता है। हाँ, पिट हाउसेस कहते हैं। ये जितनी बातें मैंने बताई सब एग्जाम में सवाल पूछे आ चुके हैं। चलिए, अच्छा ये हो गया। उसके बाद आता है आपका पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, और उसके बाद क्या आता है? पाषाण काल, नियोलिथिक एरा। नियोलिथिक एरा में आपका क्या हुआ है? नियोलिथिक में क्या हुआ है? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जानवरों को पालतू बनाया गया। ठीक है, कुत्ते पालतू बनाए गए, या जो बाकी जानवर पालतू, घोड़ा बनाया गया, पालतू बनाया गया। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अच्छा, अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक काम करना, आपके घर में क्या क्या लगा हुआ है? मतलब जियो फाइबर लगा है? जियो फाइबर आपके घर में? क्या टीवी के, मैं टीवी की बात कर रहा हूं, मैं टाटा स्काई लगा है? क्या लगा लोगों के यहाँ? मेरे पास हाँ लगा हुआ है जी, बताइए। डिस्कवरी प्लस एक नया ऐप आया हुआ है। ठीक है, उसमें सिनौली की एक सिनौली जगह है जो बागपत में है, यानी यूपी का जो बागपत इलाका है, वहां पर सिनौली एक जगह है, गांव का नाम है। वहां पर खुदाई जब हुई तो वहां से कुछ एविडेंस निकले हैं, जो कि 2005-7-8 में पहली बार खुदाई करके लोग निकले थे एविडेंस, और जिसने हिस्टोरिकल हमारी जो समझ है उसको चेंज किया है। मैं चाहता हूं कि पहले आप वो 40-45 मिनट का सीरीज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर आप लोग देख सकते हो, अगर पॉसिबल हो सकता है, मोबाइल पे भी आएगा सर, डिस्कवरी प्लस में है, सर्च करेंगे तो। हाँ हो सकता आ जाए, यूट्यूब पे देख लीजिएगा। मनोज वाजपेयी इसको, क्या नाम है कार्यक्रम का? नाम सिनौली, सीक्रेट्स ऑफ सिनौली। सीक्रेट्स ऑफ सिनौली। ठीक है, सिनौली जगह का नाम है। अगर मैं आप 2021 का पेपर दे रहे होते तो मैं आपसे कहता कि सिनौली किस राज्य में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो याद कर लीजिएगा। मैंने अब 2021 वालों को बताया था कि आपको 2021 में प्री में हो सकता है सिनौली के बारे में आपसे पूछ सके कि भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिनौली है, तो वह बागपत में है। वो वहां से वो अब देखिएगा, उसने काफी समझ, जो अभी आप पढ़ोगे ना हड़प्पा और वैदिक काल, जो आप हम लोग हमें जो एनसीईआरटी में या हमें जो कॉमन सेंस हमें दिया गया, उसको बिल्कुल नकारता हुआ सिनौली का एविडेंस है। अभी मैं सवाल पूछूंगा अभी आपसे हड़प्पा के बारे में, वैदिक काल के बारे में। हमें जो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रही है, जो हम एग्जाम्स में देते हैं, जो एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है, जो कि ऑफिशियल है, उस इंफॉर्मेशन को, उस नॉलेज को काउंटर करता है सिनौली की एविडेंस। अब वो क्या क्या होगा मैं पूरा बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन अगर पॉसिबल हो सके तो आप लोग टीवी पे जाके वो देख ले 45 मिनट का, बेहतर आपको रहेगा। क्योंकि ऐसी चीजें आपको, देखिए ये एग्जामिनेशन है, बताइए आपको पता है जो चीजें ना घटती हैं, जैसे मान लीजिए कोई पिक्चर आ गई, कोई ऐसी रिपोर्ट आ गई, ठीक है, तो उससे जुड़े हुए सवाल बहुत आते हैं। मैं यूपीएससी के बारे में बताता हूँ। यूपीएससी में एक बड़ी एक खासियत है, लेट सपोज गांधी जी की 150वीं जयंती है, लेट सपोज, ठीक है, या बाल गंगाधर तिलक की 150वीं जयंती है, तो 75, 100, 125, ठीक है, या 150 या इस तरह के जब जयंती होती हैं, जब तो उस साल यूपीएससी में उससे जुड़ा हुआ सवाल आता है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में नहीं पूछ रहे होंगे 2-4-5 साल से, लेकिन अगर उनकी बर्थडे अगर आ गया है इस साल में, 125वां जयंती उनकी हो गई है, तो उस साल सवाल आना जरूरी है, बिल्कुल 100% पॉसिबल है। तो इसीलिए आप अपनी आंखें कान खोल के रखिए, टीवी देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, देखते रहिए कि हो क्या रहा है आपके अगर इर्द गिर्द, क्या चल रहा है, क्या कुछ पिक्चर आई है, क्या कुछ डिस्कवरी, कोई ऐसा आर्टिकल आया है, कोई किताब आई है, बुक आई है। हिस्ट्री में तो हर साल जो किताब बहुत ही छपती है ना, कुछ बहुत ही फेमस किताब छपती है जिसमें कुछ बहुत बातें की गई हैं, तो ऑप्शनल हिस्ट्री में तो उससे जुड़ा हुआ सवाल आता ही आता है। लेट सपोज रामचंद्र गुहा ने गांधी नाम की किताब लिखी 2018 में, तो उस साल यूपीएससी ने गांधी के ऊपर सवाल पूछा। ठीक है, मैं आपको बताने, मेरा सिर्फ मकसद ये है आप लोगों को कि आप पढ़ाई को डब्बे में बंद करके मत पढ़िए, एनसीईआरटी की तरह मत पढ़िए कि हाँ भाई एनसीईआरटी में लिख दिया तो ब्रह्म वाक्य है, खत्म है, वो भी पढ़ना है। लेकिन अगर आपको ये देखना है कि किस तरह सवाल आएंगे, या आप एंटीसिपेट करना चाहते हो कि किस तरह सवाल कहां से आ सकते हैं,
तो आपको अपने कान नाक सब खोल के रखना पड़ेगा, देख के रखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, कौन सी किताब छप रही है, कौन से टीवी में प्रोग्राम बन रहे हैं, कौन सी पिक्चर आ रही है, कौन सी रिपोर्ट आई है, कौन सी कंट्रोवर्सी हुई है, इसके ऊपर नजर रखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ इनसे जुड़ा हुआ आता है। ठीक है, क्योंकि अच्छा, आपने जो एक कोचिंग बात बताइए, जब हम अखबार पढ़ते हैं तो मुझे तो अखबार पढ़ने में इतना टाइम लग जाता है, मैं क्या 1-1.5 घंटे फिर से मैं ज्यादा समय नहीं देना आपको, चाहे कुछ हो जाए आपको, बल्कि मैं तो अच्छा 1 घंटा एक बोलता दिन हूँ, में 1 दिन में, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो मैं जाए। जितनी तो उसमें क्या क्या पढूं, फिर फ्रंट हाँ, पेज पढूं, एडिटोरियल पढूं और नहीं बस? देखिए, कुछ एडिटोरियल देखिए, हम पेपर पढ़ क्यों रहे हैं पहले समझिए। पेपर हम सिर्फ करंट अफेयर्स। हाँ नहीं, अगर पेपर नॉर्मल जैसे आपके पापा पढ़ते होंगे, मम्मी पढ़ते होंगे, तो क्या पढ़ते होंगे, उनको अपने पर्पस से पढ़ते हैं कि भाई मोटा मोटा समझ लें, इन्फॉर्मेशन देखिए क्या हो रहा है जानकारी दुनिया मिल में, जाए, जानकारी। हाँ। लेकिन आप जो पढ़ रहे होगे ना, आप पीसीएस को क्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो पेपर, हाँ, इसलिए तो मुझे ठीक है टाइम ना। लगता है। अब करना क्या, सुनिए मेरी बात पर, सुनिए, आपको अपना जो सिलेबस है, जो नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया गया है, हाँ ठीक है, जी, हाँ जी। उसको चिपकाइए अपने टेबल के सामने। आपको अच्छा। रोज कोशिश कीजिए, जब तक आपको रट ना जाए टॉपिक्स, वो आप टॉपिक्स को समझिए। लेट सपोज जैसे मैंने अभी बात की आपसे, देखिए मैं आपसे डिस्कशन इसलिए कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आप लोग सोचो। सिर्फ देखिए, पीसीएस को आप अगर किताबों से क्रैक करने की सोचोगे तो नहीं निकलेगा, इसका ध्यान रखना, वो जमाने लद गए। अब बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीजें आती हैं घुमा फिरा के, आपको वहां पे समझना। ठीक है, तो मैंने जो आपसे शुरुआत में आपसे कोरोना के ऊपर डिस्कस किया, जो मैंने ग्लोबलाइजेशन के ऊपर डिस्कस किया, आप देखोगे वो टॉपिक हिस्सा है आपके एग्जामिनेशन का। तो करना क्या है, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अब आपने पेपर खोला, ठीक है, आपने एडिटोरियल देखा। अब एडिटोरियल में आपने ये देखना है कि जो 4 एडिटोरियल आए हुए हैं, आपके सिलेबस में कौन से हैं, कि सिलेबस में अच्छा, कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी आया हुआ है, अरे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट से पढ़ना है। अब वो क्या है, आपको थोड़ा सा कॉन्शियसली समझना पड़ेगा कि आपका सिलेबस क्या है, और जब आप एडिटोरियल देखोगे तो आपको ये डिसाइड करना है कि ये मेरे एग्जाम के सिलेबस का हिस्सा है या नहीं है। अगर सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है, तो आप एडिटोरियल पढ़ोगे। अगर आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो छोड़ दोगे, स्किप कर दोगे। आपको पेपर अपनी एग्जामिनेशन को पॉइंट से पढ़ना। आप जैसे मैं क्या बोलता हूँ, हमेशा ही बात बोलता हूँ, आप एनसीईआरटी को क्लास 6-7 की आपको क्लास 6 थोड़ी पास करनी है, क्लास 7 थोड़ी पास करनी है आपको। जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, इससे पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी को एग्जामिनेशन पीसीएस के पॉइंट से पढ़ाई करना है आपको। पेपर आप इंफॉर्मेशन नॉलेज दुनियादारी की नहीं पढ़ रहे हो, आपको पेपर पढ़ रहे हो पीसीएस को क्रैक करने के लिए। तो आपको सिर्फ वही चीजें पढ़नी है जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। हमारे सिलेबस का हिस्सा जो नहीं होगा, आप उसको नहीं पढ़ोगे, छोड़ दो। सर, हाँ जी सर, हाँ, एक बार आप सिलेबस एनालिसिस कर दीजिए, क्योंकि सिलेबस में कुछ ऐसे वर्ड हैं आप कि पकड़ में नहीं आते हैं। चलिए मैं कर दूं, कल कर दूंगा, कल टाइम मिलेगा तो कल कर दूंगा मैं, ठीक है। हाँ वैसे सर, भले फिलहाल एक दिन पढ़ाई आप रोक दीजिए, नोटिफिकेशन को लेकिन चिपकाइए सिलेबस। अपने, आप देखिए मैक्सिमम चीजों आपको पता लग जाएंगे आपको। सर मैंने चिपका के देख लिया, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं। नोटिफिकेशन में आपका सिलेबस है। आप देखिए, प्री में ज्यादा नहीं ज्यादा कुछ डिक्लेयर नहीं होता, लेकिन मेंस में आपका जो जो टॉपिक्स हैं, मैं बताऊं आपको, मेंस में सर कुछ ऐसे वर्ड हैं जो टॉपिक हैं, वो वो तो अभी समझ देखिए में नहीं आते हैं कि जैसे मिलते जैसे कहाँ हैं, कहाँ जाएंगे वो। मैं सब बताऊंगा आपको, मैं आपको तरीका बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा आपको। मैं आपको नोट्स बनाना शुरू करूंगा। आप लोग अब आए हो ना, धीरे धीरे मैं डिस्कस कर रहा हूं। अभी तो आपको मैं पहले 10-15 दिन तो मैं सिर्फ आपको नॉर्मल पढ़ाया है, तो आपको सर मैं एक बार बताऊंगा पहले कि आप एनालिसिस कर दीजिए सिलेबस पूरा। ठीक है। तो अभी पहला काम आप क्या करोगे, आप अपना सिलेबस अपने सामने रखोगे, जो फिलहाल समझ में आ रहा है तो ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होंगी तो अभी आप देखिए, आप लोग तैयारी अभी करना शुरू कर रहे हो, अभी आप तैयारी शुरू कर रहे हो, बहुत चीजें आपको पता ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए लिबरलाइजेशन हो गया या ग्लोबलाइजेशन हो गया। अब जिसने कभी तैयारी नहीं की है तो उसको ग्लोबलाइजेशन समझ में नहीं आएगा ना, वो क्या चीज है, वो क्या चीज है भाई ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो जैसे जैसे आप पढ़ाई करोगे, जैसे जैसे चीजें आप समझते जाओगे, डिस्कस करते रहेंगे। देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब ही यही है, डिस्कशन, चीजें याद कराना, डिस्कस करना। और मैं सही बताऊं, अगर आपका छोटा सा ग्रुप है जो डिस्कस कर सकता है, आपके साथ कोई दोस्त है, जैसे कि शशांक जी की वाइफ भी तैयारी कर रही है, अगर मैं हमेशा बोला, अगर आप लोग डिस्कस कर सकते हो ना, 2-3 लोग मिलकर डिस्कस कर सकते हो, समझो कि आपने 90% अपना काम खत्म कर दिया। सिर्फ डिस्कस करो, आप इसके क्या टॉपिक हो सकता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आप दूसरे वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है। तो हम लोग अभी सिलेबस कर लेंगे। फिलहाल आप क्या करोगे, सिलेबस को थोड़ा सा चिपका दोगे और पेपर वही पढ़ोगे जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। आप फालतू, अब देखिए, अब कटरीना कैफ की पिक्चर कौन सी आ रही है या सलमान खान की पिक्चर कौन सी आ रही है, हमसे क्या मतलब है भाई इससे। आप थोड़ी जाएंगे आप आर्टिकल पढ़ लोगे उसका पूरा का पूरा। मोदी जी अगर कहीं, सुनिए, अगर मोदी जी अपने बीजेपी का कोई भाषण दे रहे हैं जो कि आपका सिलेबस ऐसा नहीं है, तो आपको वो नहीं पढ़ना है आपको,
ठीक है, आपको सिलेबस के पॉइंट से पढ़ना है इस बात, और जब आप काम करोगे तो आप समझोगे कि आपका 50% से ज्यादा समय तो बचेगी आपका। और ये भी बता दीजिए एक बार कि अखबार में मैं हिंदू पढ़ती हूँ तो कौन से पेजेस, फ्रंट पेज, एडिटोरियल, ऐसा मैं बिजनेस, इसमें नहीं मानता, कई बार चीजें या होंगी ना, पूरा पढ़ूं? मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आप इस बात का ध्यान रखो कि आपका पेपर में आपका सिलेबस का लिए क्या इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि छठे सातवें पन्ने पे कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई है, किसी ने कुछ बोला है जो इंपॉर्टेंट, देखिए अमूमन तो बहुत ब्रॉडली बोल देते हैं कि भाई एडिटोरियल पढ़ लो, लेकिन ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि कभी कभी पेपर के बाकी जगह पर भी कुछ चीजें इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको सिलेबस के हिसाब से चीजें देखनी है, सिलेबस के हिसाब से चीजों को एनालाइज करना है, ना कि पेजेस के हिसाब से एनालाइज करना है आपको। समझ रहे प्रीति? आपने पेपर उठाया, उसमें 10 पन्ने हैं, आप ये मत देखो कि मैं चौथा पन्ना पढ़ूंगी सिर्फ, बाकी नहीं पन्ने पढ़ूंगी। जो ये बोलते हैं ना, ये बहुत ही, मुझे लगता है कि उन्होंने कभी तैयारी की नहीं है जो ऐसा बातें करते हैं कि मैं, जैसे बहुत बहुत कॉमन सा होता है कि कोई पूछेगा, मैं कई यूट्यूबर्स को देखा जिन्होंने खुद ने कभी एग्जाम क्रैक नहीं किए हैं, लेकिन जब वो बुक लिस्ट का वीडियो बनाएंगे तो बोलेंगे कि हाँ भाई एनसीईआरटी पढ़ लो। सबसे पहले जो 4-5 जगह से सुना, बोल दिया एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन एनसीईआरटी किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, क्या करना है? ठीक है, जैसे पेपर के बारे में बोला जाता है कि एडिटोरियल पढ़ लो, अरे सिर्फ एडिटोरियल, मान लो हमारे मतलब का नहीं एडिटोरियल आया तो क्या जबरदस्ती पढ़ लेंगे क्या हम लोग फिर? ठीक है, अगर चौथे पन्ने पर इन्फॉर्मेशन लिखी तो क्या छोड़ देंगे क्या? या पहले पन्ने पर अगर इन्फॉर्मेशन लिखी है, मोदी जी अगर मान लो बांग्लादेश गए हैं, वहां पर डिस्कस कर रहे हैं उन्होंने, तो क्या पहले पन्ने की इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? तो आप अपने सिलेबस के हिसाब से चीजों को एनालाइज कीजिए, ना कि पेजेस के हिसाब से एनालाइज कीजिए, पहला चीज। ठीक है, आप जब करना है आपको जो हाँ ठीक है, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी चीजों को। बाकी कोई दिक्कत आएगी मैं धीरे धीरे बताता रहूंगा आप लोगों को, धीरे धीरे और क्या आपको। मुझे अखबार के भी नोट्स बनाने हैं क्या पढ़ते? हाँ, अब देखिए नोट्स कल बताऊंगा कैसे नोट्स बनाते हैं। ठीक है, अभी टाइम खत्म हो रहा है, कल मैं आपको अगर हो सकेगा तो मैं आपको नोट्स भी दिखा दूंगा, अगर ऑफिस में रखे कहाँ रखे याद नहीं आ रहा कि मैंने किस तरह नोट्स बनाया, लेकिन आपको बता दूंगा कि किस तरह नोट्स बनाए जाते हैं आपको। वैसे मैंने शायद इस क्लास में भी डिस्कस पहले किया हुआ है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन जो नए आए हैं उनको बता दूंगा किस तरह, वो बहुत जरूरी है, बहुत क्रूशियल है आपके लिए। वो नोट्स कैसे होंगे, उनका क्या किया जाएगा, मतलब अगर आपने सही अगर ढंग से नोट्स बना लिए ना, समझो कि आपने अपना सिलेक्शन 80% 90% अपने सिक्योर कर लिया अपना। मैं बताऊंगा, कल बताऊंगा, अगर कल समय मिल जाएगा तो कल बता दूंगा, नहीं तो फिर जिस दिन क्लास होगी उस दिन बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कपिल जी, हाय, शशांक हियर। हाँ, मैं एक सोच रहा था, मतलब कल एक्चुअली आपका तरीका अच्छा लगा मुझे पढ़ाने का, लेकिन छोटा सा अगर चीज आप और ऐड ऑन कर लेना तो हम जैसे को जितने स्टूडेंट्स सबको हेल्प हो जाएगी। छोटा सा ना आप व्हाइट बोर्ड रख लीजिए चाहे चलिए, तो उससे क्या होता है ना कि आप जैसे देख के पढ़ाते हैं वो जो अच्छा है, मतलब कि वी कैन रिलेट कि जो आप बोलते हो, बट लेट्स से आप कुछ हाथ से लिख के बनाओगे ना, तो एक होता है ना पिक्चराइजेशन, वो जल्दी बैठता है दिमाग में। जैसे कि आपने गंगा नदी बनाई फॉर एग्जांपल, नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट जा रही, कहीं से भी, तो वो ना एक बैठ जाती दिमाग में कि हाँ सर ने ये लिखा था, ये डायग्राम लिखा था। तो छोटी छोटी चीजें ना बहुत मैटर कर जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कल से नहीं, ठीक है, समझ गया, मैं व्हाइट बोर्ड में बस लेकर आया था, मैं वो यूज नहीं कर पाया, चलो अलग बात है, चलिए मैं कर लूंगा, आपकी बात मान गया। ठीक है, हाँ, मतलब कभी कुछ ऐसे टॉपिक आपको लगेंगे जहाँ पे जैसे ज्योग्राफी आप बता रहे हैं या फिर टोपोग्राफी बता रहे हैं, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू, जब आप मेरे ज्योग्राफी के नोट्स देखोगे ना, जो मैंने बनाया अपने लिए, तो आपको जो पढ़ाया मैडम तो पढ़ा रही है, अलग पढ़ा रही है, लेकिन जो मैंने पढ़ाया हम लोगों के लिए, उसमें मैंने बहुत सारे मैप्स, मतलब कोई ज्योग्राफी को बिना मैप्स के तो मैंने पढ़ाई नहीं है हम लोगों को। इतने सारे मैप्स हैं, इतने सारे मैप्स हैं कि बिना मैप के तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो हिस्ट्री में थोड़ा सा ऐसे बातें ज्यादा हो जाती हैं, ज्योग्राफी में थोड़ा सा आपको ज्यादा जरूरत पड़ जाती है, लेकिन चलो ठीक है, आपकी मैसेज। दूसरा सर, जैसे कल मेरी शास्त्री जो देखा मैंने कि 40 मिनट्स में ये क्लास अपने आप कट गई थी, राइट? हाँ। तो इसका एक हैक हो सकता है कि मुझे नहीं पता जूम कैसे काम करता है, बट अगर हो सकता है कि 40 मिनट्स का नॉन स्टॉप ड्यूरेशन वो मना कर दे, लेकिन 28 से 30 मिनट्स में अगर आप कॉल काट के दोबारा कर तो हो सकता है फिर से आप 40 मिनट के बाद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए असल में अभी क्लासेस में अभी जानबूझ के में 40 मिनट रखी हुई है, हो सकता है थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा देंगे उसको, आपको दिक्कत नहीं है। 40 मिनट के बाद भी हम दोबारा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 क्लासेस ले सकते हैं। मैंने 2021 सालों के लिए 2 क्लासेस ली है टाइम पे, ठीक है, वो कोई मसला नहीं। देखिए टेक्नोलॉजी को तो मैंने ऐसा उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए आपको, ठीक है, करेक्ट, बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि चीजें बहुत सिंपल है। चलिए पहला, अभी क्लास खत्म करने से पहले टाइम 3-4 मिनट रखें। हमें क्या करना है, पेपर को ढंग, पहले सिलेबस लिखना हमें, कल के लिए आपके लिए है, पहले सिलेबस आप चिपकाओगे और पेपर, कल का जो पेपर होगा आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे। आप पहला चीज आप लोग करिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करोगे, पेपर को सिर्फ पेपर की तरह मत पढ़िएगा। और दूसरा, कोशिश करेंगे आज रात को आप लोग शाम को खाना खाने के बाद कि सिनोली वाले जो चीज है सिनोली का, वो आप थोड़ा सा अगर मिल जाए तो देख लीजिएगा, क्योंकि जो मैं हड़प्पा पढ़ाऊंगा ना, हड़प्पा वैदिक कल पढ़ाऊंगा ना आपको, मैं उसको काउंटर करता हुआ सिनोली है। तो एक पॉइंट जो ऑफिशियल नॉलेज है और एक नई खोज हुई है, तो अगर दोनों चीजें आप साथ साथ पढ़ोगे ना तो ज्यादा आप एनालाइज कर पाओगे चीजों को लेकर, ठीक है। पहले नहीं आई थी ये, अभी जस्ट 2 महीने पहले ये सीरीज आई हुई है। सीरीज क्या, वो 40-45 मिनट का एक वीडियो है बस, और कुछ नहीं है। अगर नहीं मिलेगा
तो मैं बता भी दूंगा आपको क्या क्या उसमें हुआ था, ठीक है, उसमें सब बता भी दूंगा आपको मैं, ठीक है। और क्या अभी इस वक्त, क्योंकि मैं तो प्रिपरेशन शुरू ही कर रही हूँ और मैंने कभी नहीं पढ़ाई करी है, तो इसकी पढ़ाई नहीं करी है, तो क्या मुझे राइट अवे स्टार्ट करना चाहिए अखबार पढ़ने से, या मुझे पहले सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी चाहिए और फिर अखबार उठाऊं? क्या दिक्कत है, देखिए पेपर, देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि आप 1 घंटा पेपर पढ़ो बस। प्रॉब्लम क्या होती है, लोग 4-4 घंटे पेपर पढ़ते हैं, उनको 4 घंटे हाँ, मेरे साथ ये में 6 घंटे लग गए मुझे पेपर ही पढ़ने में। देखिए कुछ नहीं पता, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो और उसे कितना आउटपुट आ रहा है, इस बात पे कैलकुलेशन है। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो और कितने नंबर आप अचीव कर पा रहे हो, सिर्फ इस बात पे होता है। जैसे कि मैंने अगर आपने स्ट्रेटजी वाले वीडियो देखे होंगे जो मैंने प्री वालों के लिए बताया, उसमें मैंने कहा कि सबसे कम नंबर आपको हिस्ट्री में मिलेंगे प्री के लिए, प्री में। क्यों? क्योंकि 5000 साल की हिस्ट्री है, ठीक है, 50 हजारों किताबें लिखी गई हैं। अगर आप हिस्ट्री पे नंबर स्कोर करने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत 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 मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। उससे आसान काम है कि आप महीना भर पढ़कर एनवायरमेंट में 15 क्वेश्चन राइट कर ले जाओ, आप कम मेहनत लगी और 15 क्वेश्चन राइट हो गए आपके। तो इस तरह से काम करना पड़ता है सिलेक्शन। आप जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन मुझे भर जाओ आप जाके, ठीक है। कौन सब्जेक्ट ऐसा है जो नंबर ज्यादा देगा, कौन सब्जेक्ट ऐसा है जो नंबर नहीं देगा, किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है, ये कैलकुलेशन है, ठीक है। कितने आपने एनर्जी लगाई, कितना टाइम लगाया और कितने आपको नंबर मिले, सिर्फ इस बात पे है। 2 किताबें पढ़कर आप पता लगा 500 पन्ने पढ़ने के बाद अगर 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इससे बेहतर नहीं कि छोड़ दो उसको, उस 500 पन्ने को, कि आप 500 पन्ने पढ़ नहीं पाओगे, दूसरी बात है रिवाइज नहीं कर पाओगे और क्वेश्चन कर भी नहीं पाओगे। ये कैलकुलेशन है, ये समझिए, ये एग्जामिनेशन आपको इस तरह क्रैक करना है। आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको स्मार्ट मेहनत करनी है, इस बात का ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। वो सब मैं तरीके बताऊंगा क्या करना है आपको, ठीक है। अभी फिलहाल आप किसी भी आप जितने भी लोग हैं 1 घंटे के अंदर पेपर खत्म करोगे, चाहे कुछ हो जाए। 60 मिनट हुए, पेपर छोड़ दो, जितना हो जाए, जितना नहीं हो छोड़ दो आप, क्योंकि आपको बाकी काम भी करने हैं, ठीक है। आपको इसलिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपको बाकी काम भी करने हैं, तो आप 1 घंटे में जितना पेपर पढ़ सकते हो और अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो शायद खत्म कर भी दोगे आप, ठीक है। ये कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी सर प्री का जो 150 मार्क्स का पेपर आता है वो कितने आवर का होता है, कितनी देर का होता है वो? 2 घंटे का 2 घंटे 2 घंटे का 2 घंटे हो जाता है वो। आपको 1 घंटे में पेपर खत्म कर दोगे, 1-1.25 घंटे में खत्म हो जाएगा पेपर आपका प्री का। अगर आता होगा तो ना सर। नहीं आता हो तभी जल्दी खत्म हो जाएगा। दोनों पेपर ही 2-2 घंटे के, सीसैट भी 2 घंटे का है। हाँ 2 घंटे दोनों पेपर। अभी आप, लेकिन आप मेंस एंड गाइस एक थॉट और आया, एक थॉट और आया था कि अगर जैसे मेरी 2nd क्लास है ये, अगर हम लोग अपना एक ग्रुप बना लें, जैसे कि मैंने कल सोनू जी से बात करी, राइट, तो मैंने कल पूजा जी को ट्राई किया था बट वो उनसे कनेक्ट नहीं हो पाया। तो इफ वी कैन, हम लोग कितने लोग हैं अभी? 1 2 अभी 3 बहुत सारे 4 18 5 लोग हैं, 20 लोग हैं अभी, आप लोग आते भी नहीं बाकी लोग ना। हाँ राइट। तो इफ वी कैन क्रिएट अ स्मॉल ग्रुप, हम 5-6 लोगों का जो कि लाइक माइंडेड है। देखिए मैं बताऊं, सही बताऊं, होता है ना, जैसे 18 में से हर कोई एक साथ नहीं जुड़ पाता, राइट। देखिए होता क्या है, आप कर सकते हो, मैं बना भी देना, खुद बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हेल्प कर दूंगा। प्रॉब्लम क्या है कि मैंने जितने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं हमेशा उसमें गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज ज्यादा सुनाई दिए मुझे, उसमें सिर्फ अरे ये नहीं चाहिए मुझे, वो तो फिर